नमस्कार दोस्तों। द ऑफिसर सब में आप सबका स्वागत है। हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन है कि मार्च में मनाया जाने वाला पी डे किससे संबंधित है। कौन सा पी डे? ए गणितीय स्थिरांक पाई 3.14 से, बी भौतिकी के कैटेट से, और सी रासायनिक विज्ञान का सूत्र, और डी क्या कह रहा है, खगोलीय विज्ञान। पहले देख लेते हैं पीडे क्या होता है। पीडे के बारे में थोड़ा सा। पीडे, ठीक है, ये क्या, इंटरनेशनल गणित दिवस। इंटरनेशनल गणित दिवस, ठीक है। और ये मनाया गया 14 मार्च 2026। किसके द्वारा मनाया जाता है ये हर बार? यूनेस्को द्वारा। ये द्वारा, ठीक है। ये किससे जुड़ा है? पाई से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो है गणित स्थिरांक पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अलाइन रेडिएशन बेल्ट किससे संबंधित है? अब रेडिएशन देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, रेडिएशन बेल्ट, ठीक है। ये दो वर्ड देखते चलना, रेडिएशन बेल्ट। अब रेडिएशन किससे निकलती है? सूर्य से, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो अब देखते क्या लिखा है। पृथ्वी के चारों ओर फंसे उच्च ऊर्जा कण। बी क्या कहता है, सूर्य की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र। सी कह रहा है कि मंगल ग्रह का वायुमंडल है, और डी कह रहा है समुद्री धाराएं हैं। अब देख लेते हैं कि क्या है। जो व्हेन अलाइन है, व्हेन अलाइन रेडिएशन बेल्ट, ये क्या है, जो पृथ्वी की चारों ओर जो ऊर्जा है उसके फंसे हुए कणों जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका क्षेत्र है, ठीक है। किसका? पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, चारों चारों ओर ऊर्जा के फंसे कण का क्षेत्र। कौन से कण? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्लस प्रोटॉन। ये क्या करता है, इसमें ना ये सौर तूफान होते हैं ना, जैसे कि जो बाहरी पेटियां है, इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर क्या करता है, सौर तूफानों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। और उनके रोकता है। सौर तूफान का संतुलन बनाता है, ठीक। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है। पृथ्वी के चारों बजे उच्च ऊर्जा कण सूर्य की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र। सी कह रहा मंगल ग्रह का वायुमंडल, और डी कह रहा समुद्री धाराएं। इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए समुद्र, ये क्या, पृथ्वी के चारों ओर फंसे उच्च ऊर्जा कण। अगला देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्कोर रद्द किए जाने का अर्थ क्या है? क्या मान लीजिए कोई कंपनी जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनका जो आरबीआई के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कर रही है, रद्द कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि ये कंपनियां क्या, अगर कोई कंपनी घाटे में जाती है या वो अपनी कोई जो मानदंड होते हैं आरबीआई उनको लागू फॉलो नहीं कर रही है, तो आरबीआई उसके जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको रद्द कर देती है। तो इसका एनबीएफसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देख लेते हैं। एनबीएफसी पे इसका इम्पैक्ट,
फ्लक्चुएशन। ठीक है, क्या होगा, जो एनबीएफसी की कंपनियां हैं वे लेन देन नहीं कर पाएंगी, यानी ना तो जमा स्वीकार करेंगी और ना ही लोन दे पाएंगी। ये किस एक्ट के द्वारा करता है आरबीआई? ये करता है 1934 की धारा 45 वन आई नहीं आई ए 6 के द्वारा। ठीक है, क्लोज 6। इसमें वे क्या करते हैं, वे एनबीएफसी गतिविधियां नहीं कर सकते हैं, वे बैंक नहीं बन जाते, वे केवल विदेशी निवेश कर सकते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें ये होता है कि जो एनबीएफसी जो होती है ना, वे गतिविधियां नहीं कर सकती किसी भी प्रकार की, ना तो वे जमा स्वीकार करेंगी और ना ही क्या देंगी, लोन दे पाएंगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। अगला देख लेते हैं कि पहली योजना किससे संबंधित है। कौन सी? पहली। पहली का मतलब क्या होता है, किसी की निगरानी करना। ठीक है, निगरानी। ये किससे संबंधित है? ए बाघ संरक्षण, बी गिद्ध संरक्षण, सी कछुआ संरक्षण और डी ऊंट संरक्षण। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पहली योजना क्या है। ठीक है, पहली योजना कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार की। और किससे जुड़ी है? गिद्ध संरक्षण से। इसका जो क्षेत्र क्या रहा है, जहाँ से ये स्टार्ट हुई है, ये हुई है महाराजगंज से। कहाँ से? महाराजगंज, यूपी से। ठीक है, इसमें क्या पूछा, पहली योजना किससे संबंधित है? बाघ, गिद्ध, कछुआ या ऊंट संरक्षण। तो राइट आंसर क्या होगा? गिद्ध संरक्षण। हाल ही में चर्चा में रहा भारत इनोवेटिव 2026 कार्यक्रम किससे संबंधित है? अब इनोवेशन से रिलेटेड है तो नवाचार से रिलेटेड है। ठीक है, तो किससे होगा? कहीं ना कहीं एआई से तो जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी नवाचार हो एआई के बिना क्या है, किसी भी तरीके से हम कह नहीं सकते कि पूरी तरह से पूर्ण होगा। ठीक है, आज के टाइम में जो भी नवाचार हो एआई से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है। तो ये कह रहा है कि 2000 ये हाल ही में चर्चा में भारत इनोवेटिव का 2026 कार्यक्रम किससे संबंधित है? एक रक्षा उत्पादन, बी स्टार्टअप और डीप नेट नवाचार, सी कृषि सुधार और डी जल प्रबंधन। अब देख लेते हैं किससे संबंधित है। भारत नवाचार 2026 कार्यक्रम, ये स्टार्ट हुआ था दिल्ली में। ठीक है, और ये रिलेटेड है स्टार्टअप और डीप टेक नवाचार से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एआई के द्वारा स्किल ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा देना। रिसोर्स को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा स्टार्टअप और डीप टेक नवाचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा सुरक्षा यानी जो ऊर्जा की आपूर्ति है उससे संबंधित ये पूछ रहा है कि भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80% से अधिक क्या करता है? आयात। ठीक है, यानी दूसरे देशों से क्या करता है? खरीदता है। एलपीजी और एलएनजी दोनों के लिए समान स्तर की रणनीतिक भंडार सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऊर्जा आयात में व्यवधान से चालू खाता, ठीक है, घटता बढ़ता
घट बढ़ सकता है, यानी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है ऊर्जा के आयात में व्यवधान से। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर उसमें क्या बोलते हैं आयात में व्यवधान है, यानी समस्या आ रही है, तो क्या होगा, चालू खाता घाटा बढ़ेगा। ठीक है ना, और अगर आपूर्ति सही है तो क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या क्या सेकंड में क्या देखिए, एलपीजी और एलएनजी दोनों के समान स्तर की रणनीतिक भंडारण सुविधा है। क्या भारत में एलपीजी और एलएनजी की जो भंडारण क्षमता एक जैसी है, ये हम इसको क्या करेंगे, कट करके चलेंगे, एक जैसी नहीं है। ठीक है, भारत में एलपीजी की जो भंडारण क्षमता हो एलएनजी के अकॉर्डिंग क्या बहुत कम है, न्यून है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का कितना परसेंट आयात करता है। लगभग कितना, लगभग 85% करता है। यानी ये क्या कह रहा है, 80% से अधिक। तो ठीक है, इस 80% से यानी 85% तक तो कर ही रहे हैं। तो क्या होगा हमारा, राइट होगा। अगला क्या कह रहे हैं, ऊर्जा आयात में व्यवधान से चालू खाता घाटा बढ़ सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा से सही है, यहाँ तीन, यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ देखेंगे। और क्या इसमें सेकंड, सेकंड को यहाँ से निगलेक्ट करते चलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा एक और तीन है। अगला देखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, अब पहले देख लेते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। वह आर्थिक स्थिति, क्या, वह आर्थिक आर्थिक स्थिति जब उत्पादन लागत क्या हो जाए, उत्पादन लागत में वस्तु और सेवा की कुल आपूर्ति कम हो जाए। जब उत्पादन लागत में, उत्पादन लागत में आपूर्ति व सेवा क्या हो जाए, इनकी जो कम हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, कम। मान ले, मान लीजिए लागत भी, जो अपनी वो क्या बोलते हैं, कच्चा माल या श्रम है, उसकी जो उत्पादन लागत है वो क्या हो रही है, कम हो रही है लगातार। ठीक है, तो क्या होगा, जब श्रम ही नहीं मिलेगा तो वस्तु क्या होगी, निर्माण नहीं होगा। तो जब वो निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी, सप्लाई चेन क्या हो जाएगी, बाधित। यानी मार्केट में वस्तुएं नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, और जब मार्केट में वस्तुएं नहीं पहुंच पाएंगी तो डिमांड तो हाई रहेगी ना। वस्तु तो सबको, कोई भी नीड तो जो सबको होती है किसी ना किसी चीज की। जैसे मान लीजिए अभी गैस का जो क्राइसिस चला हुआ है, अभी गैस की आपूर्ति क्या हो गई है, बाधित हो चुकी है। और जब गैस की आपूर्ति बाधित हुई है तो डिमांड तो उसकी हाई चली गई है। इससे क्या हुआ है, उसकी मांग, जैसे उसकी मांग बढ़ी उसका रेट क्या हो गया, हाई। ये यही कह रहा है कि यह उत्पादन लागत बढ़ने के कारण होता है। यानी उत्पादन लागत, ईंधन कीमतों में वृद्धि इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। यह हमेशा मांग में वृद्धि के कारण होता है। क्या ये हमेशा मांग में वृद्धि के कारण होगा, नहीं, हमेशा मांग में वृद्धि के कारण नहीं होता। जब वस्तुओं की कमी हो जाती है जब तब इसकी क्या होती है, तब ये ज्यादा पावरफुल तरीके से अपना असर दिखाता है। तो ये हमेशा नहीं होता, ये कई बार जैसे युद्ध वगैरह होते हैं तो उससे क्या होती है, डिमांड सप्लाई कम होती है, तो तब जाके इसका होता है। ठीक है, तो हम इसको तीसरे को कर, इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। और इस पर ये पहला क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है कि ये उत्पादन लागत बढ़ाने के कारण होता है, बिल्कुल उत्पादन लागत बढ़ेगी तो ये होगा। दूसरा कहता है कि ईंधन कीमतों में वृद्धि इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक और दो होगा। ठीक, अगला देखिए क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट के संदर्भ में आप क्या समझते हैं, स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट। ठीक है, क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट, STRATEGIC, स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट। कौन से, ऐसे एरिया, ऐसे पॉइंट जो स्थल व जल में व्यापार मार्ग को क्या करते हैं, प्रस्त करते हैं, यानी
व्यापार मार्ग को सुगम बनाते हैं। प्लस इनका रणनीतिक और राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों महत्व होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम सवेज नहर, ठीक है, और इसके अलावा मलक्का, मलक्का, इसके अलावा होर्मुज, ये सब क्या चोक पॉइंट के उदाहरण है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये ऐसे स्थान होते हैं जहां से वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। बिल्कुल ठीक है। इनका महत्व केवल सैन्य दृष्टिकोण से होता है? नहीं, सैन्य दृष्टिकोण से नहीं, केवल इसका महत्व आर्थिक, राजनीतिक और क्या मैंने बताया था अभी, आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक, तीनों महत्व होते हैं। केवल सैन्य नहीं होता, तो इसको अपन क्या करेंगे, कट करेंगे। ये ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा वो होगा 1 और 3। अगला देखते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने की संभावित कारण बताइए। यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ता है उसके क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, कब होता है ये? जब होता है जब किसी देश द्वारा आयातित वस्तुएं, सेवा, कब होता है ये? कब होता है? जब हम कोई वस्तु मंगवा रहे हैं, आयात कर रहे हैं। ठीक है, आयात, हमारा आयात निर्यात से क्या हो जाता है, अधिक। ठीक है, निर्यात से अधिक, यानी आयात अधिक है, निर्यात कम है। ये तब होता है, इसमें आयात में वृद्धि होती है, निर्यात में कमी। विदेशी निवेश में वृद्धि, अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं बाहर से, तो विदेशी निवेश में वृद्धि थोड़ा ना होगी। ठीक है, उसमें कमी आ जाएगी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। ठीक, अगला देखते हैं, भारत की ऊर्जा टोकरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, भारत कुल ऊर्जा खपत में कोयले का सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल, भारत की कुल ऊर्जा खपत में कोयले का लगभग 60% योगदान रहता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का हिस्सा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, ये भी ठीक है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्या हो रही है, इसमें सौर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा ज्यादा प्रोग्रेस में है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा तेजी से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक, ये भी ठीक है। अगला कह रहे हैं कि भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर है। कुल ऊर्जा आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर नहीं है। ये कह रहा है कि अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है। भारत 80% क्या करता है, जैसे ऑयल, और 60% नेचुरल गैस क्या करता है, आयात। इसके अलावा कोयले का भी क्या करता है, आयात। क्योंकि भारत में कोयला सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, किसमें, ऊर्जा उत्पादन में, यानी बिजली उत्पादन में। इसके अलावा और भी चीजें है, जैसे कि प्रगलन जहाँ पर लोहा वगैरह पिघलाया जाता है, या फिर स्टील वगैरह हो गए, या ये जो भी मटेरियल्स होता है, जितने भी लोह धातुएं और अलोह धातुएं जो होती है, जैसे सोना भी हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, कॉपर वगैरह, उसमें भी जितनी प्रगलन भट्टियां होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो भारत में कोयला क्या बोलते हैं, आयात किया जाता है। भले ही कोयले के भंडार हो भारत में, तो भी कोयला आयात किया जाता है। और गैस और क्या बोलते हैं, ऑयल भी देखिए कितना परसेंट हम आयात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये कह रहा है कि आयात पर निर्भर नहीं है, तो इसको तो हम यहाँ पर निकाल के ही चलते हैं। बाकी रहे दो, भारत में कुल ऊर्जा खपत में कोयले का सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया है। और सेकंड क्या कहें, नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलना, अपना ध्यान रखना।
बाय बाय।